मौत की घाटी में यह यात्रा संस्मरण है जिसे अज्ञे ने लिखा है। इस पे कोई आलोचनात्मक प्रश्न या व्याख्या बाद में हम कर सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि पाठ को पढ़ा जाए। जब तक हम पाठ पढ़ेंगे नहीं, इसमें जो घटनाएं हैं, जो संपर्क में चीजें आई हैं, प्राकृतिक हो या मानवीय, उनका विवेचन विश्लेषण संभव नहीं है। इसलिए इस यात्रा संस्मरण को पढ़ना बेहद जरूरी है और मैं समझता हूँ किसी भी पाठ को समझने के लिए पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसका पाठ शुरू करते हैं हम लोग। शूद्र मानव को कभी कभी देवताओं का समकक्षी हो सकने का सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन वह सौभाग्य अधिक देर तक बना नहीं रह सकता। सृजन के क्षण चिरस्थायी नहीं होते, वे आकर उड़ जाते हैं। संभव है ईश्वर भी अपने रचना क्षेत्र में ऐसे उत्कर्ष के अवसर पाता हो और उन्हीं में सृष्टि करता हो और बाकी में केवल मात्र निर्माण। तभी तो संसार में इतनी ऊंच नीच और असमानता है। जो वस्तु सृजन की गई है, इंस्पिरेशन के क्षण में रची गई है, प्रतिभा प्रसूत है, वही सुंदर और शुभ है। बाकी तो केवल बनाई हुई चीजें हैं जगह भरने के लिए। देवताओं के अंचल में बैठकर भी एक दिन देवत्व के बाद मैंने पाया लिखना आगे चलता नहीं है। मैंने कलम रख दी और शून्य दृष्टि से मकान की दीवार की ओर देखने लगा। 6 मेमोरेबल डेज एंड नाइट्स, 6 स्मरणीय दिन और रातें। दीवार पर पिछले वर्ष के किसी यात्री दल का लिखा हुआ यह लेख बिना कोई गहरी छाप डाले मेरे मन के पट पर नाचने लगा। मेरा दिन भर बहुत अच्छा बीता, लेकिन क्या दिन ही स्मरणीय था? मैं लिखता तो लिखता कि इस चिर स्मरणीय सौंदर्य के बीच मैंने 6 दिन बिताए, क्योंकि दिन क्या है, उनका अस्तित्व तो उनमें भोगी हुई चीजों और अनुभूतियों के कारण ही है। दिन भर लिखते लिखते मन इतना थक गया था कि बेसिर पैर के विचार को भी आगे नहीं बढ़ा सका। मैंने ओवरकोट पहना और ढलते सूरज की ओर पीट करके पहाड़ की चोटी की ओर सैर करने के लिए बढ़ने लगा। दिन भर बादल घिरे रहे, यद्यपि वर्षा नहीं हुई थी और बीच बीच में धूप झलक जाती थी। उस समय हल्के सफेद बादलों से घिरी हुई मनाली ऐसी सोहती थी। यहाँ सोहती थी भोजपुरी में भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है सुंदर लगने के अर्थ में। मानो किसी आकाशवासी जौहरी ने धुनी हुई रुई का धुनना, जो रुई गुट्ठल या गठरी टाइप का बन जाता है तो उसको बढ़िया से बना देना, नरम बना देना, पोली बना देना, धुनी हुई रुई में लपेट कर बढ़िया पन्ना रख दिया हो। लेकिन अब एक और भी विस्मयकारी दृश्य सामने आ रहा था कि जिस ओर बादल जरा खुलते थे, उसी और उनके अवगुंठन के बीच में से अछूती अक्षत यौवना हिम चोटियां दिख जाती थी। तब यह मालूम हुआ कि आकाशवासी जौहरी ने रुई से लपेट देना ही पर्याप्त नहीं समझा। पन्ने की रक्षा के लिए उसके सब ओर विराट हिम श्रृंग ला खड़ा किए हैं और जिस ओर वे नहीं है उस ओर व्यास नदी का प्रवाह है। खैर, मैं मनाली गांव लांघ कर मनोरीख के मंदिर के पास से होता हुआ ऊपर चढ़ता गया। चढ़ते चढ़ते एक मुझे लगा कि चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं कोई आदमी नहीं है, पक्षियों का स्वर नहीं है, प्रायः सर्वत्र सुन पड़ने वाले झरने का कल स्वर भी नहीं है। मैंने देखा कि सांझ बहुत घिराई है और मैं गांव से 3-1 मील ऊपर निकल आया हूँ। मैं जल्दी जल्दी लौट पड़ा। कुल्लू के गांव में दिया प्रायः नहीं जलता। संध्या होते होते लोग डांगरों की देख रेख से निपट कर भोजन वासन उठाकर घर के भीतर आग के आस पास बैठ जाते हैं और जब तक मन होता है गपशप करते हैं, फिर सो जाते हैं। प्रातः काल का सूर्य स्त्रियों को गांव की बावड़ी पर कपड़े धोते या चीड़ों के बनों के लकड़ी बीनते चुराते और पुरुषों को खेती पर काम करते या ढोर चराते पाता है। इसीलिए मैं जब गांव के पास लौट कर आया तब गांव अंधेरे में पड़ा था। किसी घर के भीतर से कभी हंसी की उड़ती सी ध्वनि आकर सन्नाटे को गहरा कर दे तो कर दे, और किसी तरह की हलचल नहीं थी। न ऐसा कोई प्रकाश ही था कि हलचल देखी जा सके। हाँ, पत्थर पर भारी चाप से पड़ते हुए मेरे ही बूटों का स्वर अवश्य उस शांति को एक भद्दे ढंग से भंग कर रहा था। मेरे गांव में प्रवेश करते ही एक एक करके घरों के दरवाजे खुलने लगे और 2-2, 3-3 आदमी प्रत्येक में से बाहर निकलकर खड़े हो गए। थोड़ी देर में मैंने पाया कि गांव के प्रायः तमाम पुरुष निवासी इस प्रकार अपने अपने झोपड़े या घर की देहरी पर खड़े हैं और स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देख रहे हैं। इस ढंग का कौतूहल वैसे भी किसी को नहीं सुहाता। फिर उस समय
समय मुझे लगा कि उसमें कुतूहल से अधिक तीखा कुछ भी है, रोष या द्वेष या घृणा। मैं सिर झुकाए तीव्र गति से बढ़ता चला। मुझे समझ नहीं आया कि क्या बात है। एकाएक सारा गांव ही समवेत स्वर से एक चित्कार ध्वनि कर उठा। वैसी ध्वनि पाश्चात्य देशों में तीव्र घृणा को व्यक्त करने के लिए की जाती है, यह मैं जानता था, पर यहाँ भी क्या उसका वही उद्देश्य हो सकता है? आशंका से मेरा हृदय भर उठा। यदि यह घृणा है तो क्यों 600 आदमियों के उस भेदक स्वर से भरी हुई घृणा की कल्पना से ही सिहर कर मैं धड़कते हुए हृदय से किसी न किसी तरह घर पहुंचा और भीतर घुसकर किवाड़ बंद करके बैठ गया। मैंने सुना कि गांव भर के किवाड़ बंद हो गए हैं। बत्ती नीची करके चारपाई पर लेटकर मैं सोचने लगा कि इस घटना का कारण क्या हो सकता है। घृणा? लेकिन मैंने उन्हें घृणा के लिए कोई कारण तो नहीं दिया। डर में विशेष खतरनाक भी नहीं दिखता, और दिन भर जिस निरुपद्रव ढंग से बैठकर लिखता रहा हूँ उससे तो उन्हें बिल्कुल अस्वस्थ हो जाना चाहिए कि इस लेखक जंतु में हिंसा बिल्कुल नहीं है। तब संदेह मुझे कुछ ही समय पहले की लाहौर की एक बात याद आई। लाहौर में जब शहीदगंज आंदोलन के सिलसिले में कर्फ्यू ऑर्डर जारी हुआ और सायंकाल 7 बजे के बाद लोगों का घर से निकलना मना हो गया, तब मुसलमानों ने एक नई प्रथा चलाई। नित्य 7 बजे वे इस्लाम पर आई हुई विपत्ति का निवारण करने के लिए अपने अपने घरों की छतों पर चढ़कर आकाश की ओर एक लंबी पुकार भेजते थे। मुहल्ले के मुहल्ले का एक साथ आहत की तरह कराह उठना एक अजीब चीज थी। अंधकार में वह दर्द भरा स्वर खामखा मन में किसी अनिष्ट की भावना पैदा कर देता था। सचमुच ऐसा जान पड़ने लगता था कि किसी घनी छाया से वातावरण गहरा हो गया है। रोमांच हो आता था। मुझे यह भी याद आया कि असभ्य आदिम जातियों में भी अनिष्ट निवारण के लिए या तो भूत प्रेतों का प्रकोप हटाने के लिए चित्कार ध्वनि या कराहने का स्वर पैदा किया जाता था। अब भी होता है। कुछ दिन पहले फ्रेंजर की गोल्डन बाउ में मैंने आदिम जातियों की प्रथाओं का वर्णन पढ़ा। वह अभी मेरे दिमाग में भरा हुआ था और मैं हर एक बात का कारण आदिम विश्वास प्रथा में खोजा करता था। तो संदेह शायद मेरे दिन भर चुपचाप रहने से और शाम को काला ओवरकोट पहनकर घूमने से उन्हें लगा हो कि मैं जादूगर हूँ या ऐसा ही कुछ। लेकिन मनाली के लोग तो सभ्य हैं, वीर राजपूत हैं। ऐसी ऐसी बातें सोचते सोचते विमर्श करते मैं सो गया। रात में मेरे घर पर पत्थर बरसाए गए। पहले मैंने समझा कि ओले पड़ रहे हैं, लेकिन बाहर आकर देखा कि आकाश स्वच्छ है और तभी एक और बौछार हुई। मैं फिर लेट गया। एक हल्की सी जिज्ञासा मन में उठी, क्या यह घर भूतहा है? भूत मैंने कभी देखे नहीं, देखने की उत्कंठा ही लिए रह गया हूँ और कोई घटना नहीं हुई। मैं सो गया। दूसरे दिन मैंने श्रीयुत बैमन से सारी बातें कही। वे मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने बताया कि पिछले साल जो लोग उस घर में आकर ठहरे थे उन्होंने गांव की स्त्रियों से कुछ छेड़छाड़ की थी। मनाली के लोग बड़े अभिमानी हैं, ऐसी बातें नहीं सह सकते। उन्होंने पत्थर बरसाकर उन लोगों को भगा दिया था। रिपोर्ट भी हुई थी और थानेदार ने गांव वालों को धमकाया भी था, जिससे वे अधिक नाराज हो गए थे। अब वे शायद उस घर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर संदेह करने लगे हैं। उन्होंने गांव के मुखिया को बुलाकर मेरा परिचय करा दिया और मेरी ओर से आश्वासन भी दिया। उसके बाद मैं मुखिया के साथ जाकर गांव के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से मिला। जब वे मेरे उस गांव के घर में रहने का, अकेले आने का और दूसरे स्त्रियों की तरह दोपहर में ही न घूमने का कारण पूछकर संतुष्ट हो गए, तब मैं सबको नमस्कार करके लौट आया। थोड़ी देर बाद जब गांव का एक लड़का छोटी सी टोकरी में एक लौकी, कुछ करेले और थोड़ा सा शहद देने आया, तब मैंने जान लिया कि गांव वाले प्रसन्न हो गए हैं। यह मैत्री भाव फिर बराबर बना रहा, लेकिन शाम का घूमना मैंने छोड़ दिया। कभी लिखने से बहुत उब कर जाता भी तो गांव की ओर कदापि न जाता। 3 दिन बाद की बात है। मैं घर के बरामदे में बनावट के ढंग से तो उसे मचान कहना ही अधिक उचित होगा, बैठा पत्र लिख रहा था। एक अजनबी पहाड़ी आदमी आकर मेरे पास खड़ा हो गया। मैंने शक्ल से पहचाना कि मनाली का नहीं है। वहाँ के प्राय सभी आदमियों को मैं पहचान गया था। मैंने उसे बैठने को कुर्सी देते हुए बातचीत आरंभ की। उसने कहा कि मुझे यहाँ सब्जी तरकारी न मिलती हो तो वह अपने गांव से ला सकता है। उसके यहाँ कद्दू, करेले, बैगन आदि होते हैं। अच्छी बात है, दे जाया करो कहकर मैं अपने काम की ओर मुड़ा। तभी उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा,
जिसे मैं दोहरा नहीं सकूंगा, लेकिन जिसका अभिप्राय यह था कि अगर मैं कोई वैसी वासनाएं लेकर आया हूँ तो उनकी पूर्ति का सामान पेश कर सकता है। मैं स्तब्ध होकर ताकता रह गया। फिर एकाएक गलानी का तीव्र झोंका आया। फिर क्रोध मन हुआ कि इस नीच आदमी को मचान से नीचे ढकेल दूं, लेकिन एक बात ने मुझे रोक दिया और मुझे गंभीर होकर सोचने के लिए बाध्य किया। जो बात उस आदमी ने पूछी थी वह उतने बेझिझक खुलेपन से कही गई मैंने कभी नहीं सुनी थी, न सभ्यों में, न असभ्यों में, न शीलवान लोगों में और न बदमाशों में। उस चर्चा के साथ हम लोगों के मन में इतना गहरा जुगुप्सा का भाव है कि हम लोग अधिक से अधिक बेशर्म होकर भी उसे भावनाहीन होकर नहीं रह सकते। यदि शर्मिंदा होकर नहीं तो ललकार से ही कहते हैं उस आदमी में इतना साधारण भाव क्यों हुआ? क्या इसके लिए यह बात भी इतनी साधारण है? मैंने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए बात बदल दी थी। धीरे धीरे उसने मनाली के लोगों की चर्चा आरंभ की और कहा कि वे लोग अभिमानी, बदमाश, यात्रियों को कष्ट देने वाले हैं और अगर मैं चाहूंगा तो वह आदमी उन्हें खबर लगने दिए बिना प्रबंध कर देगा। मैंने फिर टाल दिया। तब उसने बताया कि पिछले वर्ष 3 आदमी यहाँ आकर टिके थे। उन्होंने किसी को बुलाया था। इस पर गांव वाले बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने घर पर पत्थर बरसाए थे। बाबूजी, ये मनाली के राजपूत बड़े बदमाश हैं। मैंने किसी तरह उसे निकाला और लौटकर अपने यहाँ स्थान पर बैठ गया। लिखना संभव नहीं हुआ। मैंने एक लंबी सांस लेकर कलम रख दी। मेरी दृष्टि उठकर फिर उस शिलालेख की ओर। 6 स्मरणीय दिन और रातें। एकाएक इस स्मरणीय का अर्थ एक कड़वी हंसी के रूप में मेरे भीतर से फूट निकला। उस घर में काम करना असंभव हो गया। अपने लिखने में मैं जो तटस्थ भाव चाहता था वह वहाँ प्राप्त नहीं हो रहा था। मानो पिछले वर्ष के कुछ दिनों में वहाँ जमा हुआ वातावरण एक तीव्र गंध बनकर मुझ में भर रहा था। वहाँ बैठकर एक अजीब अकुलाहट सी मन में होती थी और भाग जाने को जी होता था। लॉरेंस ने कहीं कहा है कि मानव की बू मानव को असह्य हो गई है। इस कथन की सच्चाई का अनुभव वहाँ हर समय होता या हो रहा था। मैं वह मकान छोड़कर मनाली से उतर नई बस्ती दाना में आ गया। बैनन साहब ने अपने बंगले का आधा हिस्सा मुझे दे दिया। यहाँ पर उनके सेबों के बाग में उनकी शिशु कन्या शकुंतला की गंभीर नीली आंखें और तीव्र हंसी देखकर मैं उस दर्द को भुलाने लगा जो मनाली वाले घर में मेरे भीतर जाग उठा था। लेकिन एक घटना अभी और घटनी थी। उन दिनों मेरी डाक काफी थी। चिट्ठियां लिखने और पाने का मुझे व्यसन था। पढ़कर चिट्ठियां फाड़ डालता था, लेकिन कचरा फेंकने के लिए कोई स्थान न होने के कारण मैं उसे ओवरकोट की जेब में भर लेता था और जब सैर के लिए जाता था तब नदी में डाल देता था। पहाड़ों के अनेक स्मरणीय स्थानों पर दर्शकों द्वारा बिखराया हुआ कचरा, फटे कागज, फलों के छिलके आदि देखकर मेरे मन में जो भीषण अभिशाप जाग उठता है, उसी की याद के कारण मुझे कभी साहस नहीं हुआ कि कागज फाड़कर जहां तहां फेंक दूं कि टुकड़े हवा में उड़ उड़कर दृश्य को बिगाड़ा करे। तो एक दिन सांझ को इसी प्रकार अपनी सफाई यात्रा पर चलकर मैंने दाना और मनाली के बीच वाले नदी के पुल पर खड़ा था। झुटपुटे में एक अलौकिक भीतरी चमक से जगमग नदी के तीव्र बहते हुए फेनिल जल को देखता हुआ मैं जेब से एक एक मुट्ठी कागज निकाल कर छोड़ता जाता था। हवा के हल्के झोंके से जब वे टुकड़े कांपते हुए धीरे धीरे नीचे उतर जाते और फिर पानी को छूते ही एकाएक तीव्र गति से प्रवाह के साथ आगे उछल पड़ते थे, तब मेरा हृदय भी उल्लास से उछल पड़ता था। इसी तरह कहीं इस विश्व के पीछे छिपी हुई भी कोई रहस्यमय अदृश्य नदी होगी। मानव जीवन जब फटे हुए कागज के पुर्जे की तरह निराधार होकर अपने को उसमें उत्सर्ग करता होगा, तब उसके स्पर्श से एकाएक नई चेतना पाकर आगे चल पड़ता होगा, अस्तित्व के धुधलके में किसी सुदूर अगाध विस्तार में लीन होने के लिए। कुछ ऐसा ही अस्पष्ट भाव नित्य मेरे मन में उस समय उभर जाता था। पुल पर बिताए हुए उस अल्प समय के बाद मैं वैसा ही लौटता था जैसे कोई धर्मवान व्यक्ति प्रार्थना करके लौटता होगा। उस दिन देर कुछ अधिक हो गई थी। कागज के टुकड़े नदी को छूते हुए नहीं दिखते थे, पर नदी का प्रवाह साफ दिखता था। पहाड़ी जीवन के प्रति एक कोमल भाव मेरे मन में भर रहा था। पुल पर बूटों की चाप से मैं चौंका। मैंने देखा एक एंग्लो इंडियन सैलानी, जिसे मैं दाना में 2-3 बार देख चुका था, बढ़ा जा रहा था। मुझे देखकर वह ठिठका, फिर एकाएक अंग्रेजी में बोला, यहाँ किसी की ताक में खड़े हो क्या? बात जितनी साफ थी उसका व्यंग इशारा उससे भी साफ था।
मैंने फटकार कर उत्तर दिया, शट अप। वह मुस्कुराता हुआ ही आगे चला गया। मैं उस पक्षी की तरह जिस पर ऊंची उड़ान में एकाएक बिजली गिर पड़ी हो, आहत मन से लौट आया। देवताओं के अंचल में रहते हुए भी मैंने देखा कि कहीं किसी तरफ घूमने को स्थान नहीं रह गया है। तब मैंने लिखना एकदम छोड़कर इस समस्या का सामना किया जो शिशिर ऋतु के कोहरे की तरह न जाने कहां से आकर सब ओर छा गई थी। यह देवताओं का अंचल क्यों आज अपना विस्तार भूलकर अपने एक कोने में पड़ी हुई मौत की घाटी का नाम अपना रहा है। मैंने गांव-गांव घूमकर लोगों को देखना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आरंभ किया और मैंने देखा कि देवताओं का अंचल सचमुच आज मौत की घाटी हुआ जा रहा है। मौत वहां के कोने कोने में घुसी जा रही है। मैंने यह भी देखा कि इसका उत्तरदायित्व देवताओं पर नहीं, मानवों पर है, और उन मानवों पर जो अपनी सभ्यता के मद में चूर रहते हैं। हम समतल भूमि के रहने वाले ही अपने पतन की सड़ांध यहाँ पहाड़ों में ले गए हैं। अपनी भद्दी छाप से ही हमने पहाड़ों का सौंदर्य विकृत कर दिया है। यहाँ तक कि आज भारत के पहाड़ी इलाकों में शायद ही कोई ऐसा स्थान बचा है जो दूषित न हो गया है, जिसे दर्पोद्धत बेवकूफ सभ्य मानव ने यह कहकर कि तुम सुंदर हो तो लो, मैं अपने कलंक से तुम्हें भी काला कर सकता हूँ, भ्रष्ट नहीं कर दिया है। यदि पहाड़ों में कोई स्थान ऐसे बचे हैं जिनमें सभ्य मानव की यह काली कारतूत डायन सी मुंह बाए सामने नहीं आती, तो वही स्थल है जहां पुराने सौंदर्य का कोई चिन्ह ही नहीं बचा, जिसे हमने अपने जैसा ही बना लिया। सभ्य और सड़ा हुआ हमारी करतूत हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जहां अभी स्वाभाविकता मरी नहीं है, जहां हम अपनी देन का और प्राकृतिक अवस्था का विपर्य एक स्थान पर देख सकते हैं, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण कुल्लू का अंचल है। वह भी अब सभ्यता की सैरगाह बन गई है। पता है, कुछ एक वर्षों में वहां भी देखने में कुछ नहीं रहेगा सिवाय अपने बेवकूफ चेहरे के बेहुदा प्रतिबिंब। अंग्रेजी के एक कवि ने कहा, जब मैं झील के स्वच्छ पानी में झांक कर वहां के छोटे छोटे भागते हुए जानवर, रंग बिरंगी घास फूस नहीं देखता, तब मैं एक मूर्ख के चेहरे का प्रतिबिंब देखता हूँ। यह कहना कठिन है कि इस अवस्था की आलोचना करने का कुछ अच्छा परिणाम होगा। हो सकता है कि कुल्लू के सौंदर्य की चर्चा सुनकर और यह जानकर कि उसे बिगाड़ सकना संभव है, बहुत से सभ्य लोग उस संभावना को मिटाने की बजाय उससे लाभ उठाने दौड़े। तोलस्टॉय ने एक कहानी में बताया कि एक साधु जब किसी शहर से लौटकर वहां होने वाले पतन का रोमांचकारी चित्र खींचकर अपने साथियों को साधना का महत्व बताने लगा, तब सारी साधु मंडली अपना अपना डोरिया डंडा संभाल कर शहर की ओर ही दौड़ पड़ी। पहाड़ों पर हम सभ्य लोगों की कृपा से जो कुछ हो रहा है, उसकी मांग है कि हम परिस्थिति की जांच करें। केवल पर्वतीय प्रदेशों की नहीं, अपनी परिस्थिति की जांच करें। सैर के लिए पर्वतों में गया हुआ सभ्य सामाजिक मानव अपना अधः पतन और गंदगी वहां भी बिखेर आया है, एक विशेष प्रकार के कीड़े की तरह जो पेड़ के पत्ते पर उसकी हरियावल खाता हुआ बढ़ता है और इस प्रकार अपने पीछे पत्ते पर एक सूनी लकीर छोड़ जाता है। हम लोगों ने भी पहाड़ों की पुण्य भूमि पर पतन और रोग और मृत्यु की एक गहरी रेखा खींच दी है। समतल भूमि के लोग श्रेष्ठता के घमंड से भर कर कहते हैं कि पहाड़ों में क्षय और मैथुनज रोगों से होने के कारण पहाड़ी लोगों का गंदा जीवन और नीति भ्रष्ट आचार है। यह अपने पाप को छिपाने का प्रपंच है। वास्तव में ये रोग समतल भूमि से वहां गए हैं। पहाड़ों में इन रोगों का नाम निशान न होने के कारण ही वहां के लोग इनके प्रति निरापद, इम्यून नहीं थे। कोई भी संक्रमण रोग जब बहुत देर तक किसी प्रदेश पर छाया रहता है, तब उसका विष ही अपना विरोधी तत्व पैदा कर देता है और वहां के वासी उस विष के प्रति निरापद हो जाते हैं। यह एक वैज्ञानिक सत्य है। अफ्रीका के हब्सियों में भी क्षय रोग नहीं था। जब गोरे लोग उस प्रदेश को क्षय रोगियों के लिए लाभप्रद समझकर वहां गए, तब हब्सियों में क्षय का जीवाणु इतनी तीव्र गति से फैला कि आतंक छा गया। H.G. वेल्स ने अपनी एक कहानी में बताया कि भविष्य रोग मुक्त समाज में आज का एक प्राणी जाग घुसा है जो देखने में बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन उसके पहुंचते ही सारे देश में जुकाम फैल जाता है, क्योंकि जुकाम का जीवाणु उस देश में न होने से उसके प्रति निरापद होने की क्षमता भी नहीं। रही वहां के आचार की बात, निसंदेह आचार की दृष्टि से वे उस अवस्था में हैं जिसमें हम आज से सदियों पहले रहे होंगे, लेकिन वह आचार आत्यांतिक रूप से गलत ही है, ऐसी बात नहीं। आचार कोई शाश्वत नियम नहीं है, वह स्वभावतया विकासशील है और विकास का पहला सिद्धांत है जाति की अस्तित्व रक्षा, अर्थात प्रकृति बिना मानव के जाने ही उसे उस दिशा में प्रेरित करती है जो उसका अस्तित्व कायम रखने के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। हम आस्तिक हो या नास्तिक, यह बात हमें माननी ही पड़ेगी और
जब यह माना जाएगा कि किसी भी अवस्था का पहला हेतु उसका औचित्य प्रमाणित करने वाला हेतु हमें उस अवस्था के भीतर ही खोजना पड़ेगा। इस दृष्टि से पहाड़ियों का आचार और उनके जीवन के सर्वथा अनुकूल है, यानी अनीतिमय नहीं है। कुल्लू के अंचल से और आगे हिमालय के हृदय के निकट बसने वाले लाहुली लोगों का आचरण इसका उदाहरण है। उन लोगों में शादी की रस्म बहुत सरल है और तलाक की रस्म उससे भी सरल है। नर नारियों को मिलने जुलने की खुली आजादी है, लेकिन उनका जीवन हमारे जीवन की अपेक्षा कहीं अधिक स्वच्छ और नियमित है। उनके 5-6 तलाक में मजिस्ट्रेट का काम करने के बाद मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि अपने आचार शास्त्र के भीतर लाहुली लोग जितने नीतिवान हैं, हम लोग उसका दशमांश भी अपने नियमों के संबंध में नहीं है। यह मैं मानता हूं कि हमारे नियमों में अस्वाभाविकता ही उसका कारण है, लेकिन अस्वाभाविकता ही की बात मान लेने पर पहाड़ी लोगों की आलोचना करने का हमारा मुंह नहीं रहता। हम लोग ऐसी हरकतें करते हुए पहाड़ियों को शिक्षित बनाने का अहंकार जितनी जल्दी छोड़ दें उतना ही अच्छा है। वास्तव में हम कर क्या रहे, इसका एक उदाहरण है। मुझे दाना की बस्ती में भटकती हुई एक रोगड़ी युवती मिली। मैं उसका फोटो खींचना चाहता था। उसके लिए वह राजी नहीं हुई, लेकिन उससे अधिक कुछ के लिए वह अप्रस्तुत नहीं होगी, यह बात मुझ पर प्रकट करने में उसने संकोच नहीं किया, उसी ढंग से जो उसे किसी पूर्ववर्ती अतिशय शब्द शिक्षित व्यक्ति ने पैसे की खनक के द्वारा सिखाया होगा। मुझे विशेष खेद नहीं है कि मैं यात्रा वर्णन से इतनी दूर भटक गया। पहले मुख्यतया रोहतांग की जोत का वर्णन करने का विचार था, लेकिन जब शीर्षक सूझा तब यही उचित जान पड़ा कि उसे सार्थक करने में रोहतांग की जोत भी कुछ करती है। उसके साथ उसका वर्णन भी होना चाहिए जो मनुष्य ने उसे सार्थक करने के लिए किया। खैर, मनाली और उसके आसपास का प्रदेश देखकर, हिडिंबा नदी के मंदिर की चोटी तक चढ़कर, वशिष्ठ कुंड में स्नान करके जब ऐसा कोई स्थान नहीं बचा कि एक दौड़ में देखकर लौटा जा सके, तब तय हुआ कि रोहतांग की जोत देखी जाए। उस समय तक मेरे 2 अतिथि आ गए थे, 2 और मित्र भी पार्टी में शामिल हो गए। प्रबंध मेरे जिम्मे रहा। हम लोगों ने 2 टट्टू ठीक करके सामान आगे चलता किया। राह में 2 रात ठहरना पड़ सकता है, यद्यपि कोशिश की जाएगी कि दूसरी रात मनाली पहुंच जाए। यह सोचकर मैंने 5 आदमियों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री, कोको, डबल रोटी, कुछ सूखे फल आदि ले लिए। एक बोतल ब्रांडी की भी रख ली। बहुत ऊंचाई पर जाने से हृदय पर इतना दबाव पड़ता कि कभी कभी उसकी जरूरत पड़ती है। 2 बार पहले ऊंची चढ़ाई के अनुभव से मैं यह जान गया था। मनाली से रोहतांग 13-14 मील है। पहला पड़ाव कोठी पर, जहाँ डाक बंगला है और खाद्य सामग्री भी मिलती है, या राहला पर होता है। राहला से ही रोहतांग की चढ़ाई प्रारंभ होती है, अतः हमने वही पड़ाव करने का निश्चय किया। राहला मनाली से 8 मील है। हम लोग मजे मजे से चलते हुए शाम तक वहां पहुंच गए। दोपहर का भोजन करके चले थे। शाम को दिन छिपते छिपते राहला पहुंच गए। चलते समय 3 साथी हमारे साथ और मिल गए, जिनमें से एक की खादन शक्ति का अनुमान हमें नहीं था। जब राह के सुंदर जल प्रपात, ब्यास नदी की टक्कर से कटे हुए पहाड़, चीड़ और बांज के जंगल, कहीं कहीं छोटे बौद्ध शैली के मंदिर या ओम मणि दमे हूँ मंत्र के शिलालेख देखते हुए और सांझ की बारिश में भीग कर जाड़ा हटाने के लिए जोर जोर से गाते हुए हम लोग राहला पहुंचे और वहां के 2 कमरे के PWD के बंगले में भूमि पर बैठने की जगह बनाकर साथ लाए हुए आलू के पराठे पर टूट पड़े। तभी मुझे उस नवांगतुक की प्रतिभा का अनुमान हुआ और अगले दिन के लिए फिक्र भी। पहाड़ों में ठंड के कारण भूख बहुत लगती है और जो सामग्री हम ले गए थे वह समाप्त प्राय हो गई। हमारी पार्टी में 2 जनों के पास कैमरे थे। हमने तय किया कि सवेरे 4 बजे उठकर चल देंगे ताकि सूर्योदय के समय रोहतांग पर पहुंच जाए। हमारा अनुमान था कि उस समय का दृश्य फोटो के लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन सवेरे 3:30 बजे बाहर निकलते तो दांत बजने लगती, इतनी कड़ाके की सर्दी। हम लोगों को और कोई उपाय तो सूझा नहीं। 2-2 काउंस ब्रांडी दोनों ने पी ली और चल दिए। ब्रांडी ने पहले तो मदद की, कुछ गर्मी आई। पहली चढ़ाई तो हम आसानी से चढ़ गए, लेकिन 11,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर उसका विपरीत असर हमें मालूम होने लगा। ब्रांडी की यह सिफत है कि थकान या गिरती हालत में ले लो तो उत्तेजना देती है, लेकिन पहले पीने के बाद विश्राम करने से बहुत सख्त डिप्रेशन होता है। यही डिप्रेशन उस समय प्रकट हुआ। साथ ही ऊंचाई का असर भी मतली होने लगी। 2 रातों का उन्नीदा और 2 समय का उपोषण अनर्था बहुली भवन वाली बात हुई। 12,000 फुट की ऊंचाई पर बर्फ मिली। पहाड़ की एक गली या दरार में बर्फ का पुल बना हुआ था, उसके नीचे पानी बह रहा था, ऊपर से रास्ता था। यह पार करने के बाद तो चलना कठिन हो गया। कैमरे का बोझ भी असहज
जान पड़ने लगा। किसी तरह हम लोग रुक रुक कर चढ़ गए। भूख तो शायद ही नहीं लगी थी, लेकिन यह सोचकर कि इस कष्ट का कारण भोजन की कमी भी हो सकता है, मेरे साथी ने एक राह चलते हुए लाहुली से खाने को कुछ मांगा। उसके पास केवल एक अधपकी मोटी रोटी, एक दो प्याज थे। उसने मुस्कुराकर वे साथी को दे दिए। उससे और भी बुरी हालत हुई। किसी तरह चोटी के निकट पहुंच गए। एक और चट्टान की यार्ड में बर्फ बिछी हुई थी। हम वहीं रुक गए और कैमरे के स्टैंड से बर्फ पर नाम खोदने लगे। मैं जब बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम खोद चुका, तब स्टैंड अपने साथी को देकर आगे बढ़ा। रोहतांग जोत की चोटी पर राह से कुछ ही दूर पर हटकर ब्यास कुंड है, जहाँ एक छोटे सोते को दीवार से घेर कर मंदिर सा बना लिया गया है। मैंने वहाँ पानी पिया, फिर धूप सेकने के लिए लेट गया। तब रोहतांग की प्रसिद्ध हवा चलने लगी। नित्य ठीक दोपहर को यह चलती है और इतनी घातक होती है कि मौत की घाटी नाम का मुख्य श्रेय उसी को है। लेटकर मैं उठ नहीं सका। मेरा शरीर ऐंठ गया, चक्कर आने लगा, सब कुछ नीला नीला दिखने लगा। न जाने कब तक मैं प्रतीक्षा में पड़ा रहा कि साथी आ जाएं, लेकिन यह पीछे मालूम हुआ कि वे जोत पर मुझे न पाकर यह समझ बैठे कि मैं दूसरी पार उतर गया हूँ और मील भर नीचे गए, जहाँ से फिर वापस चढ़ाई करना उनके लिए संभव न हुआ। करीब 2 घंटे बीत गए। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगी और उनमें गर्मी का लोप होने लगा। मैं किसी तरह उठकर बैठा, फिर खड़ा हुआ, लेकिन जब कैमरा लेने के लिए झुका तो फिर बैठ गया। और तब मुझे एकाएक निश्चय हो गया कि मैं अब वहां से नहीं उठूंगा, वहीं रह जाऊंगा। मेरी पार्टी के बाकी लोग अब तक अवश्य जोत देख कर लौट गए होंगे। 3 बजे के बाद कौन वहां ठहरता है, और अब उधर कुंड की ओर कोई नहीं जाएगा कल। लेकिन एक रात यहाँ काट कर क्या मैं कल के लिए रह जाऊंगा? आंखें और भी निकम्मी हो गईं। बस कुछ नीला कांपता हुआ सा दिखता था। मैं आंखें बंद करके सोचने लगा, अगर मेरे साथी ना आए तब कुछ मुझे देखकर पहचानेगा भी कौन? मेरे साथी तलाश करेंगे, लेकिन कहाँ पर? मुझे याद आया कि बर्फ पर मैं अपना नाम लिख आया था। उन्होंने अवश्य देखा होगा, लेकिन उससे अनुमान तो नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ। उससे केवल यही जाना जा सकेगा कि मैं था, और 2-3 दिन बाद सूर्य की धूप उस चिन्ह को भी मिटा देगी। बर्फ का वक्षस्थल फिर किसी और की लिखत के लिए उतना ही साफ स्वच्छ हो जाएगा। न जाने क्यों मुझे यही बात एक भावी दुर्घटना सी जान पड़ने लगी कि मेरा नाम वहां से मिट जाएगा। मुझे याद आया कि जब लाहौर में अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों के कारण मुझे एक दिन सहसा घर से गायब होना पड़ा था, तब पुलिस से बचकर निकल जाने, मित्रों को सूचना देने, आगे का प्रबंध करने के बाद जब मैं स्टेशन पहुंचकर रेलगाड़ी में बैठ गया और फुर्सत में सोचने लगा, तब पहला विचार जो मेरे मन में आया था वो यह था कि मेरे नए नए छिपाए हुए विजिटिंग कार्ड अब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि अब अपने असली नाम का तो उपयोग ही नहीं कर सकूंगा। 4 बजे एकाएक सारा दृश्य बदल गया। मैंने अर्थ चेतना की अवस्था में पास कहीं गाने की आवाज सुनी। किसी तरह उठा, पुकारने की व्यर्थ कोशिश करता हुआ लड़खड़ाया, लेकिन फिर बैठते बैठते मैंने देखा कि नवागंतुक ने मुझे देख लिया है। मेरे सौभाग्य से वह लाहौल के सिविल सर्जन निकले, जो नीचे लौट रहे थे, और उनके उपचार से मैं उठ सका। उन्होंने आग्रह किया कि मैं उनके साथ चलूं, लेकिन मुझे अपने साथी की चिंता थी। अतः उन्हें अपनी सहायता के लिए और उनसे पाई हुई पेपरमिंट की टिकिया के पैकेट के लिए धन्यवाद देकर मैं अपनी राह चला। और कहने को कम है, क्योंकि मैं बच आया। मृत्यु का सामना करने का मेरे लिए यह पहला अवसर नहीं था, और न अंतिम। 6 बार अपने को मृत्यु को समर्पित करके और फिर जी कर मैंने यही जाना कि जब आदमी अपना नहीं रहता, अपने को दे डालता है, तब एक मोह जो वह नहीं छोड़ पाता, वह अस्थायित्व का, जारी रहने का, दूसरे शब्दों में एक अपने नाम का मोह। मनोवैज्ञानिक जो मूलतः प्रेरणाओं में से एक इस अस्थायित्व चेष्टा को गिनते हैं, वह उचित ही है, बल्कि वही सबसे मूल प्रेरणा है। उसी पर मानव का अस्तित्व, प्रकृति का अस्तित्व कायम है। डर, प्रेम, भूख भी जब छूट जाते हैं, तब भी मानव के अपने आप को कायम रखने की लालसा बनी रहती है। अपनी जाति को बनाए रखना अपने को बनाए रखने का दूसरा नाम है। इस प्रकार यह स्थायित्व चेष्टा वास्तव में सृजन की चेष्टा है। एक जीवन में पकड़ पाने के लिए यह एक सत्य बहुत काफी है कि जब सब लालसाएं झड़ जाती हैं, जब मानव पशुता की भी और मानवता की भी केचुल उतार फेंकता है, तब उसके भीतर जो बना रहता है वह है जो नित्यता चाहता है, जो नष्ट होते हुए भी नया सृजन करना चाहता है, जो नश्वर होकर भी ईश्वर है। इससे बढ़कर भी कोई सत्य मौत की इस घाटी में जाना जा सकता है, यह नहीं दिखता।